ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इसकी ये तीसरी वीडियो आ रही है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसके बारे में पहले वाले स्टेप की डाल चुके हैं, तो अब हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे। इसमें मोटा मोटी सी फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। टोटल 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पौधों की हेल्थ के लिए, जिसमें से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके कार्य क्या थे, इनकी कमी में किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, इससे पहले 2 वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। फसलों की उपज बढ़ाने के और उनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी के स्वस्थ की अगर बात करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि अगर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का एक बैलेंस है तो मिट्टी स्वस्थ है। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो हम उसको स्वस्थ मिट्टी नहीं कह सकते। मिट्टी के स्वस्थ होने का मतलब मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं कह सकते। अगर एक मिट्टी को हम कहेंगे कि ये उपजाऊ है तो इसका मतलब उसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व एक बैलेंस क्वांटिटी में हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमारे पास में 2 स्रोत होते हैं। एक जैविक स्रोत जिसको खाद कहा जाता है, दूसरा रासायनिक स्रोत जिसको उर्वरक कहा जाता है। खाद जो है पशुओं और पौधों के जो अवशेष होते हैं उनसे प्राप्त एक कार्बनिक पदार्थ है। उसमें पोषक तत्व भी जैविक रूप में होते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और पोषक तत्वों को रिलीज करते हैं। अब जैसे अगर हम मान लिया हम बात करने लगेंगे, खाद को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो हमारे फार्म पे तैयार होता है, मतलब जिसको गोबर की खाद कह लो या फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं उसको, तो और दूसरा होता है हरी खाद। तो फार्म यार्ड मैन्योर में क्या होता है कि जो जब हम किसी जगह पे खेती कर रहे हैं तो जो हमारा कृषि फार्म है वहाँ पे जो हमने जानवर पाले हुए हैं तो उनके गोबर से तैयार जो खाद होता है वो फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। और हरी खाद के रूप में हम कुछ फसलों को खेत में बोते हैं और फिर उसको जब वो उसके पौधे मुलायम स्थिति में ही होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उस टाइम पे उसकी जुताई करके अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो हरी खाद का काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ खाद होते हैं, जैसे हड्डी का खाद होता है, तेल की खली होती है, मछली का तेल होता है, जानवरों के सींग होते हैं, इनकी भी खाद बनती है और इनमें भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है। ये नीचे तालिका दी हुई है। इसमें अगर मैं बात करने लगूं तो यहाँ पे जैसे मान लिया ये देखेंगे ग्रीन मैन्योरिंग, ये इसमें 10 से 12% नाइट्रोजन होती है और 1 से 1.5% जो है फास्फोरस होता है और 0.6 से 0.8 जो है ये इसमें P2O5 होता है, पोटास होता है, K2O होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की वो ग्रीन मैन्योर में है। उसके बाद में आता है जैसे नीम केक है तो नीम की खली में भी जो है 5.2 से 5.3 नाइट्रोजन है और जो है 1 से 1.1 जो है नाइट्रोजन है, P2O5 है, और 1.4 से 1.5 तक ये K2O है। इसको ये नाइट्रोजन वाला दिखाई नहीं दे रहा था तो इसको, तो ये चीज़ है। ये इस तालिका से हम समझ लेंगे कि कितने % नाइट्रोजन होती है और कितने % इसमें P2O5 और K2O होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि खाद प्रयोग करने के लाभ क्या हैं।
खाद प्रयोग करने के लाभ पे अगर हम एक बार चर्चा करेंगे तो ये जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि खाद जो है मिट्टी की संरचना को सुधारता है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है मिट्टी का उसको बढ़िया करता है, जिसमें पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है। मतलब एक मिट्टी को अच्छा होने का ये भी मतलब होता है कि उसमें पानी की कैपेसिटी रोकने की क्षमता बढ़े या उसकी अच्छी हो, क्योंकि अगर पानी रोकने की क्षमता अच्छी नहीं होगी तो उसमें क्या चीज़ है कि आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात, पौधों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा, तो आपने आज पानी दिया, वो कल मतलब जो है 2 घंटे बाद पानी का पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया, तो नमी बनी नहीं रहती, तो उसकी वजह से पौधे भी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते। दूसरा है, खाद मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं जिससे मिट्टी की में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को, तो ये सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये इनको एक अच्छा वातावरण मिलता है तो इनकी ग्रोथ होती है। और इनका क्या काम होता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से लेके। और दूसरा, ये जो सबसे इससे भी इम्पोर्टेंट रोल इनका ये रहता है कि जो फास्फोरस जो है ना, वो घुलनशील अवस्था में नहीं होती मिट्टी के अंदर, तो ये उसको घुलनशील अवस्था में बनाते हैं। खेती में काम करते समय जहरीले वातावरण का डर नहीं रहता, रासायनिक के प्रयोग के समय रहता है। तो ये भी है कि जैसे हम लगातार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एक हम कहते हैं कि जैसे जहरीला वातावरण एक बना हुआ है, तो ये एक जैविक खाद का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये इको फ्रेंडली होते हैं। जब हम दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी में ये नाइट्रोजन भी ऑटोमेटिक जोड़ दी। मतलब एक तो हरी खाद हो गया, हरी खाद से जो बेनिफिट मिले वो तो मिले ही, लेकिन अगर उसमें किसी दलहनी फसलों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके अंदर जो है, मतलब उसकी जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जिनके की जड़ों में होते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं। अब इसके खाद प्रयोग करने की हानियाँ, वैसे तो खाद प्रयोग करने की मेरी तरफ मैं तो नहीं समझता कि खाद प्रयोग करने की कुछ हानियाँ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों की चर्चा की जा सकती है। जैसे मिट्टी में खाद का असर धीमी गति से होता है। मान लिया अगर हमने आज खाद डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि कल ही उसका असर दिखाई देगा, तो उसे 15 से 20 दिन लगते हैं डिकम्पोज होने में, मिट्टी में मिलने में, उसको अपने पोषक तत्व रिलीज करने में, तो इसलिए उसका बड़ा धीमी गति से होता है। इसके डिकम्पोज होने और पोषक तत्व रिलीज करने में के लिए मिट्टी में नमी का होना आवश्यक है। तो नमी होने का मतलब यह है, अगर मान लिया मिट्टी में आपको पानी दे के रखना पड़ेगा और नमी बनाए रखना पड़ेगा, तो एक तो पानी का खर्चा भी आएगा उसमें, और दूसरी बात यह है कि अगर नमी नहीं है तो वो डिकम्पोज नहीं होने का और पोषक तत्व भी रिलीज नहीं करने का, मतलब ये भी इसके साथ में जो बात जुड़ी हुई है। हरी खाद की लागत कई बार कॉमर्शियल फर्टिलाइजर से भी अधिक हो जाती है। यदि खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई नहीं होती तो ये कीटों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। जैसे मान लिया अगर कच्ची खाद आपने डाल दी, वो सड़ी हुई नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कीड़े पैदा हो जाएंगे और वो उनको आकर्षित करेगी अपनी तरफ। जब कीड़े आएंगे तो फिर वो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जिससे इनको ज़्यादा मात्रा में देना होता है। तो इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा खाद में कम रहती है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा देना होता है। कुछ सामान्य खादों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे FYM फार्म यार्ड खाद या फार्म यार्ड मैन्योर, इसकी फुल फॉर्म है FYM की। तो ये फार्म पर पाले गए जानवरों के गोबर, मूत्र और उनके बचे हुए चारे इसका एक सड़ा हुआ मिश्रण है। इसको पूरी तरह से सड़ने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया ही था कि फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब ही ये होता है कि जो आपने जानवर पाले हुए हैं अपने फार्म पे, तो उनके गोबर से, उनके मूत्र से, या जो उनका बचा हुआ चारा है, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। करने के बाद उसको एक जगह पे सड़ाते रहते हैं, तो
उसमें 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। इस सड़ी हुई गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.2% फास्फोरस होता है, 0.5 पोटास होता है। फास्फोरस और पोटास मिट्टी में फास्फोरस ऑक्साइड और पोटास ऑक्साइड के रूप में होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर सब्जी वाली फसलों में जैविक खाद के तौर पर किया जाता है। इसके खेत की तैयारी के समय पहली जुताई के साथ दिया जाता है। जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो इसको तभी दिया जाता है। दूसरा है कंपोस्ट खाद। यह एक जैविक खाद है। इसको सड़े हुए ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार किया जाता है, जो पशुओं के व्यस्त और पशुओं के वेस्ट, उनकी मूत्र द्वारा सोखी गई मिट्टी, गाय का गोबर, पौधों के पत्तियों से तैयार किया जाता है। यह लगभग 4 महीने में प्रयोग करने योग्य हो जाता है। यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए लाभकारी है। अगर कंपोस्ट खाद की बात करेंगे तो मतलब ये जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लिया हमने किसी जगह पे जानवर बांधे हुए, तो जो जानवर बांधे हुए वो बार बार पेशाब भी करते हैं, बार बार गोबर भी करते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर कुछ चीज़ें चली जाती हैं। तो जब हम सफाई करते हैं तो वहाँ से मिट्टी की एक लेयर को उठाते हैं, जिसके अंदर मूत्र और गोबर ये अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। तो उसको उठा लिया तो वो, और दूसरी जो बहुत सारी चीज़ें सड़ी गल गई है फार्म के अंदर उनको, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी तो वो सारी झाड़ू में लग के इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पे। तो मतलब पेड़ों की पत्तियां तोड़ने से मतलब नहीं है यहाँ पे कि भाई पेड़ों की पत्तियां तोड़ के इकट्ठी कर रहे हैं, बट जो एक नेचुरल हवा के साथ में आगे गिरती हैं और गिर के वो इकट्ठी हो जाती हैं उसके साथ में, उससे मतलब है। तो ये उससे तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के लिए लाभकारी है। दूसरा, फिर इसके बाद में ऑयल केक। ऐसे कुछ फसलें हैं जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, और तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है वो केक कहलाता है, खली कहलाती है वो। तो उसमें 2 तरह के वो ऑयल होते हैं इस तरह के, एक तो खाए जाने वाले और एक नहीं खाए जाने वाले, यानी कि नॉन ईडेबल ऑयल केक। खाए जाने वाले में नहीं खाए जाने वाले में कैसे डिफरेंस करेंगे? जितनी भी एग्रीकल्चर की फसलें हैं उनसे जो तेल प्राप्त होता है और बचा हुआ मटेरियल है वो केक मतलब खाने के योग्य होता है और खाया जाता है। और जितना हॉर्टिकल्चर से की फसलों से मिलता है वो जो है खाने योग्य नहीं होता, वो केवल इस्तेमाल में, मतलब उसका केक केवल इस्तेमाल किया जाता है फसल की खाद के तौर पे। जैसे मान लिया अगर देखें, मतलब जो सरसों के तेल की खली है, बिनोले की खली है, और बिनोले की खली का मतलब कपास के बीज की खली है, मूंगफली की खली है, अलसी की खली है, तो इन सब तेलों का इस्तेमाल खाने में हम करते हैं। ये सब एग्रीकल्चर फसलें हैं। और जैसे मान लिया नीम केक है, महुआ की खली है, नीम की खली है, करंजा की खली है, तो ये सारी की सारी हॉर्टिकल्चर फसलें हैं या हॉर्टिकल्चर में इनका अध्ययन किया जाता है। तो इनकी जो खली है उसको खाया नहीं जाता, तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। फिर है ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद। हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसलों को खेत में मुख्य फसल बोने से पहले बोया जाता है। उसको पौधे को मुलायम स्थिति में ही खेत में जुताई करके मिला दिया जाता है। ये मुख्यतः सनई, जिसमें मतलब हरी खाद के तौर पे करते हैं सनई, ढैंचा, बरसीम, इसके मुख्य उदाहरण हैं। और अधिकतर क्या होता है कि जो रबी के मौसम में, रबी का मौसम कब शुरू होता है? रबी की फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में। तो यानी कि जब अक्टूबर नवंबर में जो फसलें बोई जाती हैं उनके लिए ये एक तरह से बेस तैयार हो जाता है। तो बरसात के मौसम में इस बीज को डाल देंगे, हरी खाद के बीज को डाल देंगे, और फिर जैसे बरसात में 2-1 महीने में फसलें तैयार हो जाती हैं, फिर इनको जुताई करके खेत में सड़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है ये तैयारी हो जाती है हमारी रबी की फसलें बोने के लिए। फिर बात करते हैं इसके बाद में वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद। ये बड़ी इम्पोर्टेंट खाद है और आजकल इसी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये खाद केचुए द्वारा तैयार की जाती है। केचुए
केचुआ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केचुए की खाद के गुणों के कारण इसको प्रकृति का हलवा भी कहा जाता है। सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को केचुए द्वारा खाकर जो पदार्थ मल के रूप में, यानी कि जो पदार्थ पोटी के रूप में निकालता है, वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यह कार्बनिक पदार्थ फार्म यार्ड मैन्योर, किचन वेस्ट, सड़े हुए पौधे के भाग, इनको लगातार नमी देकर केचुए के खाने के लिए उचित वातावरण बनाया जाता है। यदि हम 1 एकड़ की लैंड पे वर्मी खाद तैयार कर रहे हैं 1 एकड़ में, तो उसके लिए हमें 10 लाख केचुओं की आवश्यकता होगी और प्रतिदिन हमें 500 किलो केचुए की खाद तैयार होकर मिल सकती है। इसको पौधे की वृद्धि के समय कभी भी दिया जा सकता है। इसको मिट्टी में मिलाकर या ऊपर से छिटक कर, दोनों तरीके से दिया जा सकता है। छिटकने का मतलब पेड़ पौधों के ऊपर छिटकने से नहीं है, मिट्टी के ऊपर ही छिटकने से है। या तो मिट्टी के अंदर पहले मिला के उसकी जुताई उताई कर दें, या फिर जो है उसको जब हम कर रहे हैं फसलें हमारी उगी तो उसको मिट्टी के ऊपर ही छिटक के उसकी निराई गुड़ाई करके उसको अंदर मिक्स कर दें। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि अगर हमें किसी मिट्टी के बारे में जानना है कि मिट्टी अच्छी है या बुरी है या क्या है क्या नहीं है, तो बरसात के मौसम में चले जाइएगा। अगर आपके खेत में ज़्यादा केचुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप समझो कि आपके मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है और वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी अच्छी मात्रा है, क्योंकि केचुआ उसी मिट्टी की तरफ आकर्षित होता है जो उसके लिए फेवरेबल हो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी डाल दीजिएगा, अच्छे या बुरे वो तो आप जाने। अब नेक्स्ट वीडियो इसकी, अभी 2 वीडियो इसी वाले चैप्टर पे और मिलेंगी आपको, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे इससे अगला स्टेप।